Hello friends, welcome to सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स जो हमने कल कर लिया था उसके अलावा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट वाला, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर हमने बात करी थी कि कितनी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट करते हैं और हमें क्या जरूरत थी न्यूक्लियर टेस्ट करने की, क्योंकि वो आपका सिल्वर जुबली वाला पीरियड है, 2023 ईयर जो चल रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या ज़रूरत थी डिटरेंस के लिए है, और इसके अलावा आपका जो है नेबरिंग कंट्री से जो थ्रेट जो रहता है टेरिटोरियल जो कंसर्न वगैरह का, तो वहाँ पे उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा यूटिलिटी उस टॉपिक की नहीं थी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं। मई मंथ की मैगजीन है ये, ठीक है, मई 2023 की। सितंबर में आपका एग्जाम डिसाइडेड है, तो आपको ये भी क्लियर है। यहाँ पे आपको सामने टॉपिक्स क्लियरली दिख रहे होंगे कि टॉपिक नंबर 2.1 से लेके 2.7 तक तो आपके ब्रॉड टॉपिक्स हैं। एंड देन इसके बाद में आपका जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं 2.8 में, उसमें आप देख लीजिए। यहाँ पे देखने की मेन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे बात की है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस को पढ़ने की हमें यहाँ से ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के जो पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऑर्गन्स जो है ना, उसको हम देखेंगे कि ऑर्गन्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो जो पॉइंट है ना, जैसे यूएन का जो रोल है, तो उस रोल वाले जो पॉइंट है उनको हम लिखेंगे, ताकि कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था बिम्स्टेक और सार्क के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर चीज़ें तो इतनी ही मालूम होती है, मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट हमें उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली मालूम होते हैं कि बिम्स्टेक कब बना, किस रीजन में है ये, और इसका मेन पर्पज़ क्या था। तो ऐसी चीज़ें हमें 4 to 5 पॉइंट के हमें मालूम होते हैं, जिसका मतलब एक पैसेज हम उसके ऊपर एक पैराग्राफ उसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट हमारे पास कहाँ से आएंगे, तो वही अपन एक कोलैबोरेटिव स्टडी जब करते हैं तो चीज़ों का मालूम होता है। तो यहाँ से हम सिर्फ वही देखेंगे कि एक तो यूएन के ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो वहाँ से यदि कुछ याद रह जाता है तो अपने को काम आएगा आगे चल के कि कैसे ग्लोबल पीस सिक्योरिटी वगैरह जो है मेंटेन की जा सकती है, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन का मैंने आपको बताया कि 3 क्वेश्चन अपने को तैयार करके चलना ही है। इंडिया यूएस का रिलेशन, इंडिया रशिया का रिलेशन और इंडिया चाइना का रिलेशन। इनका आपस में रिलेशन कैसा है, रशिया चाइना का आपस में क्या है, यूएस रशिया का आपस में क्या है, और यूएस चाइना का आपस में क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको इंटरलेट करके करना है। और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है, ये क्वेश्चन बायलेटरल रिलेशंस में श्योरली बन सकता है इस ईयर के लिए, ठीक है। ग्लोबल ग्रुपिंग्स में मैंने बात करी थी, वहाँ पे आपका G20 वाला था और एक SCO वाला था, और एक आपको नेटो को और याद बनाना है। यहाँ पे अपना आंसर फॉर्मेट बना लेना है पहले से ही, G20 SCO और नेटो का। अब यहाँ पे इन 3 चीज़ों में हमें क्या करना है कि इसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे बना, मेंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, कौन से रीजन में है, ये बेसिक चीज़ हमें मालूम होती है, ठीक है। और इंडिया की जो है चेयरमैनशिप इस ईयर के लिए G20 की भी है, SCO की भी है। नेटो को ज्वाइन करने का इंडिया का प्लान अभी तो है नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि और जब कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं तो ग्लोबल आपका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसमें इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पॉइंट जो बनेंगे वो हम देख लेंगे। तो इस पर भी एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है, नेटो प्लस, क्योंकि आपको मालूम है नेटो में 30 मेंबर है और जो प्लस वाला है उसमें भी 30 मेंबर है, तो अभी और ऐड हुए तो 30 प्लस हो गए हैं ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। तो 30 मेंबर आपके नेटो के हैं और 30 नेटो अलाए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, इन चीज़ों की बात करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, काफ़ी अब इसकी जो वर्किंग है ये काफ़ी पुअर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, रिडर्सल के लिए जो इसकी जो कमेटी है उसमें इलेक्शन ही टाइम से नहीं हो रहा है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि पीछे है WTO अपने वर्किंग में, और यूएस की वजह से, ठीक है। तो जब यूएस के रिलेशंस की बात आएगी तो वहाँ पर हम एक WTO वाला जो एंगल है ना ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसने जो है WTO को एक तरीके से पैरालाइज करके रख रखा है। इसके अलावा यूएस वाले जो पॉइंट है ना इसमें हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, यूनेस्को वाला, कि यूएस जो है कभी तो यूनेस्को का पार्ट बन जाता है, कभी वहाँ से हट जाता है। तो जैसे इसराइल है, यूएस है, और 2-3 कंट्रीज जो है वो, जैसे यूएस और इसराइल जो है वो यूएन के मेंबर है लेकिन यूनेस्को की नहीं है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा एंगल यहाँ से WTO का, यूनेस्को का वहाँ से डाल देना है। फिर एक है यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज, तो आपको अच्छे से मालूम है लगभग वर्ल्ड की शायद 60% जो GDP है ना वर्ल्ड की, वो इन्हीं कंट्रीज से आती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट पॉइंट हमें यहाँ से देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यूएन का जो कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस रहेगा वही G7 का रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मेन चीज़ यहाँ पे अपने को देख लेनी है। या फिर इनका कोई बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह है, या फिर इन्होंने कोई ज़्यादा कहीं पे फंड कलेक्ट किया है, या फिर आपका जो है चाइना का BRI को काउंटर करने के लिए इन्होंने BBB जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके रिलेटेड कोई और पॉइंट आता है तो यहाँ पे ऐड अपन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपका है ADB इंडिया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी यूटिलिटी क्या है, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023-27 के लिए है। तो इसको एक 5 पॉइंट के फॉर्म में हमें ये बना लेना है कि इसकी यूटिलिटी क्या है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली अभी जो ADB वगैरह है इनकी अभी जो फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं,
ठीक है, इन्होंने ज़्यादा अभी लॉन भी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा फोकस करने की इस क्वेश्चन पे जरूरत नहीं होगी। फिर वेस्ट एशिया जो है, इसमें काफ़ी आपका जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है। चाइना जो है वो आपका सऊदी अरब और यूएई जो है, ठीक है, सऊदी अरब और आपका इसराइल है, यूएई है शायद, हाँ, इन दोनों के बीच में जो है, नहीं, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, और आपका तेहरान जो है ईरान की कैपिटल, तो तेहरान और रियाद, मतलब ये दोनों कंट्री है ना, सऊदी अरब और आपका ईरान, इन दोनों के बीच में आपका पीस एग्रीमेंट करवाया है। तो इससे वहाँ पे एक एज ए पीस मेकर के रोल में चाइना अपना रोल रखे हुए है। तो यहाँ पे चाइना के उसमें एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, और वेस्ट एशिया में बात कर लेंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया का आपका ग्रुप जो था I2U2, ठीक है, इसकी भी हम बात कर लेंगे यहीं पे चल के कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अगला है आपका इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। अब यहाँ पे ये टॉपिक रह जाता है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में कंट्रीज का या और अदर कंट्रीज के साथ में इंडिया का क्या रोल है। तो वहाँ पे हम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो है उनको जो क्लाइमेट चेंज से जो थ्रेट है उसमें इंडिया क्या कर रहा है, उस पॉइंट को यहाँ से ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलेंगे 2.8 में, तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट क्या क्या देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका EFTA दे रखा है, तो ये तो आपको EFTA यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मालूम होना चाहिए किन किन के साथ कर रखा है। तो हमने 13 FTA जो है ये कर रखे हैं, तो आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने अभी एक्टा किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, ठीक है, एक्टा है। यूएई के साथ में भी हमारे पैक्ट चल रहे थे। ऐसे लगभग 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने अदर कंट्री साथ में कर रखे, तो उनको एक बार देख लिया तो यहाँ से आपको पॉइंट मालूम हो जाएगा फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है ये वर्क किस तरह से करते हैं। यहाँ पे नेटो प्लस वाला है, इसको देखेंगे। नेटो आपका 1950 के आसपास बना था, ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। किस लिए बना था? अटलांटिक ओशन के अराउंड जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए। तो अभी क्या इश्यूज चल रहे हैं वो आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से अच्छे पॉइंट उसमें ऐड कर लेने हैं, उससे आपका अच्छे से नोट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। और क्वेश्चंस आपको एक्चुअली यहाँ पे प्रिपेयर करके चलना है G20 SCO और नेटो वाला, ठीक है। इसके अलावा आपका एडवांस नोटिसेस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे। बी रेडी प्रोजेक्ट है, बिजनेस रेडी, इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे क्या चीज़ है। इनका बस आपको आइडिया होना चाहिए ताकि कहीं पे ऐड करने की बात जब आए पॉइंट को उसमें वैल्यू एडिशन की, तो वहाँ पे अपन इसको कर दें। फिर आपका है यहाँ पे इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशियन पैसिफिक, IFCAP। अभी आपको इनिशिएटिव याद रह जाता है तो सबसे बेहतर है। तो आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, ये किस चीज़ के बारे में है, आपका इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट जो एशिया पैसिफिक में है, ये यदि याद रह जाता तो ये भी बेहतर रहेगा कि आपका फाइनेंस फैसिलिटी क्लाइमेट के लिए यहाँ पे इनोवेटिव तरीके से डेवलप करना, ये मेनली काम है और एशिया से रिलेटेड है, तो हम इसको अच्छे से याद रखना चाहेंगे। फिर आगे है इसमें वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के ऊपर चीज़ है, तो उसका शायद इलेक्शन हो रहा होगा, कुछ नहीं कुछ चीज़ चल रही होगी, तो वहाँ पे इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्या चल रहा है। फिर आपका वाशिंगटन डिक्लेरेशन का मैंडेट क्या है, इसको देखना है किस चीज़ के ऊपर है, तो उसको कहीं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे उसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, इसकी रिपोर्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायस्पोरा जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो डायस्पोरा जैसे क्वेश्चन में यदि हम बता दें कि इतना आउट माइग्रेट इंडियंस कर रहे हैं तो वो सब आपका डायस्पोरा ही जाके बनेगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट का जो आउटकम है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन होगा किसी भी पॉइंट में जहाँ पे हमें रिलेशंस दूसरी कंट्री साथ में देखने जाए। आप कह लो US के साथ में कह लो, रशिया के साथ में कह लो, चाइना के साथ में कह लो, तो वहाँ पे जब इनके आपस में रिलेशंस की बात आएगी तो डायस्पोरा भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को वहाँ पे जो है अपना रख सकते हैं। आगे है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन ओशन की जो इंडियन ओशन रीजन जो है, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है जो आपकी किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है, चाहे कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज को लेके इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी पे क्या चल रहा है। तो रिसेंटली तो इंडियन ओशन में ज़्यादा ट्रबल नहीं है, ठीक है, तो एक होलिस्टिक आंसर तैयार करना होता है, जनरल आंसर जो है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्री है, इंडिया के रिलेशन क्या है, चाइना की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, US की जो सबमरीन वगैरह है, US का जो यहाँ पे सिक्योरिटी जो उनके एस्टेब्लिशमेंट जो है, कोकोस वगैरह आइलैंड जो है उनका, या उनका जो इश्यूज चलता रहता है, फ्रांस है, US है और आपका जो है UK है, इनका प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन रीजन में वो किस तरह से है, वो थोड़ा सा मालूम हो तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए कैसे चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। फिर आगे है आपका सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी। अभी क्या है, तो जैसे आपका एक स्ट्रेटजी और थी जो आपका पेंगोलिन जो है उसके बेस्ड पे थी, उसका अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपने जैन या फैब की विजन वाली जो मैगजीन उसी में आपने देखा होगा। मैं आपको बता दूंगा उसका नाम क्या है। वो भी ऐसी थी जिसमें आपका ताइवान जो है उसने वो एज ए डिफेंस फॉर्मेट में उसको स्ट्रेटजी को यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं इस पर कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है।
अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी है 2.2 में क्या चीज़ें हैं। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे यूएन दे रखा है, इसको एक बार आप देखिए क्या इसमें मेंशन है। यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो देखिए, सबसे पहले यूएन दे रखा है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स का, न्यूयॉर्क में है। सिंपल सी चीज़ है, 1945 में बना था। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से इसके ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, टोटल मेंबर 193 है, ये चीज़ आपको मालूम है। फाउंडिंग मेंबर जो है इंडिया था 1945, याद रखना आप 1945, ठीक है। और यहाँ पे इसके मेंबर्स देखिए, यहाँ पे इसका ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया जो है ICJ का मेंबर है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स जो है उसका मेंबर इंडिया नहीं है। तो यहाँ पे जस्टिस जो है, हम इसमें ध्यान रखें कि इंडिया इसके यूएन का जो ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन, इसका मेंबर है। तो जनरल असेंबली हुई ये है, इसका आपका एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको बोलते हैं इको सॉक। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको ईयर बताता हूँ कौन से ईयर में क्वेश्चन है इकोसॉक के ऊपर। मेंस में क्वेश्चन आपका इकोसॉक के ऊपर। और इसके अलावा आपका सेक्रेटरीट जो है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि किस तरह से सेक्रेटरीट इसके वर्क करते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो उस टाइम पे बनता है, बाकी अभी इसका कोई जरूरत इतना अपने को तैयार करने की जरूरत है नहीं। एक आपका ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी बोलते हैं। तो यूएनएससी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है, इकोसॉक के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और आपका इतना ही क्वेश्चन इसमें मेन चीज़ें बनती हैं। और इकोसॉक वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इकोसॉक का आपका क्वेश्चन यूएनएससी का तो 2015 में क्वेश्चन बना था, अभी रिसेंट में तो इसका क्वेश्चन नहीं है यूएनएससी का। और मैं आपको बताऊँ इकोसॉक का, तो इकोसॉक वाला आपका क्वेश्चन मैंने अलग से नोट किया था, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही जैसे यूनेस्को वाली जो बॉडी थी ना, उसका मैक ब्रिज कमीशन जो है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको आप एक बार देखना कि कौन सी ईयर में इकोसॉक को पूछा गया है। ये आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन जो है इकोसॉक के ऊपर पूछा गया है, यूएनएससी के ऊपर 2015 में आपका जो है क्वेश्चन वहाँ पे पुट हुआ था, ठीक है। तो आप इसके आगे चलते हैं। इसमें और क्या चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए आगे ये रहा, यूएन ने हिस्टोरिकली क्या क्या रोल किया है। तो देखिए पीस एंड सिक्योरिटी है, कोई भी और अभी आपको यहाँ पे जब यूएन की बात कर रहे हैं ना, तो यूएन के साथ में कोई भी आपका जैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल या आपका रीजनल जो ग्रुपिंग है ना, उसका क्या क्या रोल हो सकता है, उसको यहाँ पे ध्यान रखते हुए आपको एक होलिस्टिक आंसर तैयार करना है कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन, जैसे कि आपका यूएन की जो ये जो बॉडी है यूएन, इसने तो डीकोलोनाइजेशन और आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन पे वर्क किया है। लेकिन और ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन राइट पे भी काम करते हैं, जैसे ब्रिक्स वगैरह है, ह्यूमन राइट पे भी काम करते हैं, इंटरनेशनल लॉ है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं, एसडीजी पे भी फोकस कई कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पे करते हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो पीस सिक्योरिटी हो सकता है, ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना हो सकता है। इसके अलावा आपका सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, जो कि आपका मालूम है 2015 में ये लाए गए थे, तो ये बेसिक चीज़ आपको मालूम है। छोटी छोटी चीज़ों को इसमें से पिक करके आपको बताना मुझे ज़रूरी नहीं लगता है। इसके अलावा आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड रिलीफ, इसको इसके बाद में इसमें आपको यहाँ पे चलना है। यूएनएससी इसमें क्या वर्क करता है, तो यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल है। आपको P5 कंट्री जो है 5 परमानेंट मेंबर है, 10 आपका जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, तो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ से मालूम है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ इतनी ही आपको यहाँ पे देखनी है। फिर इंडिया का रोल क्या है वो आपको देखना है कि ग्लोबल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में क्या है। ये आप जरूर जरूर नोट कर लें कि रोल ऑफ इंडिया इन रिजॉल्विंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। अब देखिए यहाँ पे जब यूएस यूक्रेन आपका रशिया यूक्रेन वाला मैटर आएगा, रशिया यूक्रेन वाला, तो वहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। आपका रशिया और आपका अमेरिका वाला आएगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं, रशिया और आपका चाइना वाला मैटर आएगा तो वहाँ पे डाल सकते हैं कि इंडिया का रोल क्या है। तो देखिए सबसे जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट आप देख सकते हैं कि मीडिएशन और डिप्लोमेसी, ये जो है मीडिएशन और डिप्लोमेसी के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन है, ये लाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायलॉग जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी जो चीज़ें हैं, जो इंडिया फाउंडर रहा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम जो प्रिंसिपल्स हैं सोवेनिटी के, सेल्फ डिटर्मिनेशन के और नॉन इंटरफेरेंस के, इनको हम मेंटेन करके चलेंगे तो और जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट जो है उनको कम कर सकते हैं, उनका पीसफुल रेजोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कॉपरेशन डेवलप कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म जैसे एफर्ट है उनको डाल सकते हैं और पीस कीपिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब वो कहाँ कहाँ पे है, तो कंट्री याद रखना आपको थोड़ा सा कि आपका जैसे कि हैती है, साउथ सूडान है, लेबनान है और कॉन्गो है। 4 कंट्री को पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडियन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वहाँ पे गई है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया का रोल क्या क्या हो सकता है,
ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हम एडवोकेट रहे हैं काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स के लिए, और इसके साथ में हमने ग्लोबल कॉपरेशन की भी कोशिश की है। और अभी रिसेंटली यूएस जो है वो आपका शायद फरवरी के टाइम पे कुछ ऐसा मीटिंग हुई थी, उसमें भी बात हुआ था काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। और अभी रिसेंटली यूएनएससी का जो आपका कह सकते हैं कि अभी यूएनएससी की जो मीटिंग हुई जो डेजिग्नेट करने के लिए 26/11 को जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें जो टेररिस्ट था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एलईटी का, तो उसको अभी जो चाइना ने है उसको जो प्रपोजल है उसको वहाँ पे ब्लॉक कर दिए हैं, तो उसको अभी टेररिस्ट नहीं घोषित कर पाए हैं। तो वहाँ से आपको पॉइंट याद रह सकता है जो अभी न्यूज़ में था, तो आप वहाँ से न्यूज़पेपर से वहाँ पॉइंट डाल सकते हैं। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में चाइना हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इसके अलावा कॉपरेशन डेवलप करने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और कॉपरेशन कहाँ पे, जैसे कि अफगानिस्तान में हमने बहुत सारे सलमा डैम वगैरह है और पार्लियामेंट्री की बिल्डिंग है और काफ़ी सारे असिस्टेंस के प्रोग्राम हमने वहाँ पे भेजे। अफगानिस्तान में हमने क्या किया, वहाँ पे जो फूड ग्रेन की सप्लाई हमने पाकिस्तान के थ्रू बाई रोड रूट करी थी। तो वो चीज़ आपको बस क्लिक करनी चाहिए आंसर लिखते टाइम कि कौन सी चीज़ें हमें वहाँ पे इंक्लूड करनी है। नॉन अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, सोवरेनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और नॉन इंटरफेरेंस जैसी चीज़ों पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद आ रही होगी जिसको बोलते हैं पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, अब पंचशील का सिद्धांत जो था वो चाइना के साथ में हमारे लिए एक एज ए फेलियर प्रूव हुआ, लेकिन पंचशील के जो कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। वहाँ पे आप 5 प्रिंसिपल जो है उनको तुरंत रिकॉल कर लें या गूगल सर्च करें और पांचों के पांचों को लिख लें, जिसमें आपका जो है टेरिटोरियल सोवरेनिटी की वैल्यू करना है, इंटीग्रिटी बनाए रखना है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट में वहाँ पे रोल नहीं रखना है। ऐसे 5 पॉइंट जो है वहाँ पे उनको आपको देख लेने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देखना था कि इंडिया का रोल क्या है और यूएन का रोल जो है वो क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कॉपरेशन करेंगे, काउंटर टेररिज्म के लिए काम करेंगे, पीस कीपिंग के लिए 4 कंट्री, लेबनान, कांगो, साउथ सुडान और हैती। 3 तो याद रखे कांगो, साउथ सुडान और लेबनान, बाकी चीजें चल जाएंगी। तो मीडिएशन और डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए जो है यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये साइड में जो चल रहे हैं जैसे सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी और आपका डिवीजन है, और यूएन इफेक्टिव कैसे है, कैसे बन सकता है। तो वो देखिए वही कन्फ्लिक्ट जो है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं प्रिवेंटिव एफर्ट्स को। इसके अलावा यूएनएससी में रिफॉर्म ला सकते हैं, तो यूएनएससी ही नहीं और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आ रहा है जैसे ब्रिक्स है उसमें भी रिफॉर्म ला सकते हैं। कन्फ्लिक्ट वहाँ पे भी पाकिस्तान इंडिया का ब्रिक्स में जैसे चलता है, और ब्रिक्स में क्या बिम्स्टेक में चलता है, ब्रिक्स में चाइना के साथ में काफ़ी हमारे चैलेंजेस रहते हैं, तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव एफर्ट्स को वहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके साथ में पीस कीपिंग ऑपरेशंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो और जो पीस स्टेबलिश भी हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका यहाँ पे जैसे रूट कॉज जो है कन्फ्लिक्ट का उसको एड्रेस करें मेनली, और सफिशिएंट रिसोर्सेज जो है, जो जरूरी आपके संसाधन जो होते हैं उनको मोबिलाइज करना काफ़ी जरूरी होता है, और उसके लिए हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट लाने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपका R2P प्रिंसिपल, R2P प्रिंसिपल आपका क्या है, जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ऐसे प्रिंसिपल को जो है स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की जरूरत है। तो जो चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ग्रुप्स जो है वर्क कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए याद रखें, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव एफर्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस ग्रुप में रिफॉर्म कर सकते हैं, पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है उनको इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ में जो रूट कॉज जो है किसी भी इशू का, उनको एड्रेस करना सबसे जरूरी है। तो अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे रख देता हूँ कि चाइना के साथ में हमारे रूट कॉज क्या है और पाकिस्तान के साथ में रूट कॉज क्या है। ठीक है, तो वहां पे फिर आप देख लेंगे कि आपको फिर ये सिंपल सा आइडिया आ जाना चाहिए कि यूएस का, रशिया का और आपका चाइना का, इनके कन्फ्लिक्ट का रूट कॉज क्या है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ की एक तो सिविलाइजेशन पता चलेगा, ठीक है, यहाँ का ट्रेड पैटर्न है, यहाँ का जो कह सकते हैं कि बिजनेस बिहेवियर है, ठीक है, और इनके जियो पॉलिटिकल जो रिलेशंस है, उन सब चीज़ को देखेंगे तो हमें रूट कॉज इनका मालूम चल जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ना, ये आप ध्यान रखें, रूट कॉज को एड्रेस करना कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको देखना था। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल जो इसको स्ट्रेंथन करना हमारे जो पीपल का जो ट्रस्ट है उसको प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंक्लूजन है, ज़्यादा अच्छा कंक्लूजन इन्होंने नहीं दिया यहाँ पे कि बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ वर्ल्ड। तो और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मल्टीलेटरल हो सकते हैं, जो आपके कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हेल्पफुल वहाँ पे हो सकते हैं। विद वहाँ पे यदि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएँ तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको कंक्लूजन में डाल देनी है। तो ऐसा तो वो आपका एज ए होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ग्रुप है, उसके ऊपर आपका अप्रोच जो रहेगी। अब आगे देखिए, जो WTO वाला क्वेश्चन जो है, इस पे WTO पे क्वेश्चन पहले आया हुआ है। एक्चुअली मैंने लिखा, लेकिन आपको बताते टाइम में वीडियो नहीं रोक रहा हूँ, मैं आपको सीधा ही देख के बता देता हूँ कि WTO क्वेश्चन आपसे पहले जो है कब पूछा गया है। ठीक है, तो WTO का क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है, और उसमें पूछा है कि WTO और ट्रेड जो है इसमें
किस तरह से रेगुलेट डब्ल्यूटीओ जो है ट्रेड को रेगुलेट करता है और कैसे डब्ल्यूटीओ वर्क कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा गया है 2016 में। ठीक है, तो अभी इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इसका जो एज ए कह सकते हैं कि इसका जो मैंने पहले आपको जो वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो मैकेनिज्म है अभी थोड़ा पुअर है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, ठीक है, तो ये इसकी रूलिंग के अगेंस्ट इंडिया ने कुछ अपील किया है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ें नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आपके शौक के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे यूज़ काम में ये नहीं आने वाला है। ठीक है, बेसिक जो है इस डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि ब्रिटेन वुड्स जो बनी संस्था है, उसके बाद में आपका गैट्स बना। ठीक है, उसके बाद में आपका जो आपका उरुग्वे राउंड चले, उसके बाद में आपका 1995 में डब्ल्यूटीओ बना। फिर उसका मैकेनिज्म क्या रहा, फिर आपका एसपीएस वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें कैसे आई, फिर आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं, ये आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो बड़ी ही होनी है। बाकी आपको करना वही है कि इसकी बेसिक चीज़ें आपके जो बेसिक नोट्स है वहाँ से इसको कर ले, या फिर सीधा गूगल पर सर्च करें डब्ल्यूटीओ, वहाँ से भी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, करंटली डिसफंक्शनल है इसकी जो अपीलेट बॉडी है, यही मेन चैलेंज है। तो यही हमारा मेन कंसर्न है कि अपीलेट बॉडी ही जब इसकी करंटली डिसफंक्शन है तो ये ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही है। तो ये पूरा जो न्यूज़ है हमें यहाँ से करने की फिर जरूरत आगे नहीं है। ठीक है, अभी आपको यहाँ से देखना था कवरेज क्या है क्या नहीं है, इसकी कोई यूटिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है। ठीक है, तो आगे और चलते हैं इसमें कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट क्या क्या है। तब देखिए ये बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने बोला एओए है, अभी मैंने बोला आपका ट्रिप्स जो है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर, ट्रिप्स हो गया, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीबीटी, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। इसके अलावा आपका टीएफए है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। फिर आपका गैट्स है, फिर ये आपका ट्रिम्स है, जो ट्रिम्स में आपका क्या है, एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए। जबकि ट्रिप्स क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपका जो एस्पेक्ट रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो है आईपीआर के लिए वो ट्रिप्स है, और आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो आपका ट्रिम्स है। ठीक है, तो और ये आपका एसपीएस है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो ये आपके की डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट है, आप इनको सिंपली पहले से याद है आपको और रिवाइज करके इनको कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं इसमें कि डब्ल्यूटीओ कब बना, कब। तो आपको ये जेनेवा दिख रहा है, आप अभी ऊपर देखा यूएनएससी, वो आपने न्यूयॉर्क देखा होगा, वो 1945 देखा होगा, ये 1995 है। इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ से रिकॉल हो जानी चाहिए, इसके अलावा और कुछ इसमें काम नहीं है। और ये काम, ये चीज़ क्या है, बस ये आपको इतना पढ़ने के बाद में ये तो मालूम चल जाना चाहिए कि प्रिंसिपल फॉरम है किस चीज़ के लिए, सेटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसके लिए कानून बनाने का जो काम है वो इसका मेन काम है, ये उसके लिए प्रिंसिपल फॉरम है। तो ये आपको मेन लाइन इसकी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आगे इसमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। ठीक है, 195 उसमें मेंबर थे, तो यहाँ पे 164 मेंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये जरूर देख लें, ग्लोबल कॉपरेशन की तो जरूरत है, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है डब्ल्यूटीओ का, ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म जो है वो एक्सटेंसिवली यूज किया गया है ताकि वहाँ पे यूनिलेटरल रेस्पॉन्सेज जो है डिस्प्यूट को, उनको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको मालूम है कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल कंट्री जो है वहाँ पे यूनिलेटरी कोई चीज़ों को वहाँ पे थोप नहीं सकती, किसी चीज़ के लिए वहाँ पे मैंडेटरी नहीं कर सकती। तो ये आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका बेहतर आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी इसकी अपीलेट बॉडी जो है उसमें डिसफंक्शनल है, तो ये आपका मेन फैक्टर वहाँ से आपको याद रखना है। अब इश्यूज आपको सामने दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेगोशिएशन डेडलॉक जो है यहाँ पे है, ये बना हुआ है अभी तक। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज की काफ़ी कंसर्न है कि उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, उनसे रिलेटेड उनको कुछ चाहिए। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी उनके मेजर्स हैं, उनको डेवलप्ड कंट्री रोक देती हैं इस बेसिस पे, एसपीएस बेसिस पे। फिर प्रोटेक्शनिज्म जो है डेवलप्ड कंट्रीज का वो बढ़ रहा है। बायलेटरलिज्म जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज का पर्टिकुलर कंट्री के साथ में जो रिलेशन है वो बायलेटरलिज्म कहलाता है, और वो भी ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ रहा है। तो ये जो है 21st सेंचुरी की जो ट्रेड की पेस है उसको मेंटेन डब्ल्यूटीओ नहीं कर पा रहा। तो ये लाइन आप ध्यान रखें, देयर आर कंसर्न्स दैट डब्ल्यूटीओ हैज नॉट केप्ट पेस विद 21st सेंचुरी ट्रेड, जिसमें क्या जरूरत है, अभी न्यू अपडेट जरूरत है प्रोविजंस पे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसमें और पॉइंट जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं है। डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस के बारे में है, मेंबर डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में है, ये सिंपल सी इसमें पॉइंट है। तो मेजर्स क्या क्या है, सिंपल चीज़ें हैं, वही इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म करो, डिमांड को बैलेंस करो। इसके अलावा कंट्रीज जो है उनको वॉइस दो, मतलब उनको आवाज़, उनको सुनी जाए, उनको जो इश्यूज़ है उनको भी वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाए। ये इसके कुछ मेजर्स है, तो इतना ही आपको यहाँ से देखना था। अब G7 जो है, G7 में आपको चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि G7 का रोल क्या है, ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि इसका रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस इन ट्रेड क्या है। ठीक है, इसके साथ में आपका ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में क्या है, इसके अलावा आपका जो सर्विसेज है उसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ की इसकी मेंबरशिप, ये सारी चीज़ आप देख लेंगे तो आराम से फिर पॉइंट आपको यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी 49th समिट G7 की कहाँ हुई, हिरोशिमा जापान में हुई, G7 के में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है क्या हुआ, 10 पॉइंट एक्शन प्लान लिया गया। किस चीज़ के लिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आपका फूड, हेल्थ और डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जिनको करंटली जो कंट्रीज जो है वर्ल्ड की फेस कर रही है, उनके लिए यहाँ पे 10 पॉइंट का, ये देखिए 10 पॉइंट एक्शन प्लान, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इस चीज़ की यहाँ पे बात की गई थी। जापान में हुई, 49th मीटिंग थी, G7 की थी। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा G7 का कुछ भी चीज़ यहाँ से याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इसके आउटकम क्या क्या है क्या नहीं है उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 10 पॉइंट एक्शन प्लान जरूर याद रखें, क्योंकि ये आप कहीं पे भी डाल सकते हैं जब ग्लोबली बात आएगी, आपका फूड सिक्योरिटी की बात आएगी या ग्लोबल हेल्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर है उसके बारे में, उसको ठीक करने की बात आएगी, रिफॉर्म्स की बात आएगी, या फिर कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की बात आएगी, तो आप डाल सकते हैं कि G7 की 49th मीटिंग में 10 पॉइंट एजेंडा 10 पॉइंट एक्शन प्लान जो है वो लाया गया। ये चीज़ आप वहाँ पे डाल सकते हैं, यही पॉइंट आपका यहाँ से ऐड हो पाएगा। इसके अलावा आपको जो कॉमन चीज़ें मालूम है वही काम आएगी, इसके अलावा और चीज़ें काम नहीं आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, G7 क्या है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं कि एज ये इनफॉर्मल फॉरम है, लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो 7 कंट्री है मेनली वो इसमें मेंबर है, और ये क्या करते हैं, ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसको भी डोमिनेट करते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम और आपका इंटरनेशनल ट्रेड, और ये है कि आपका इनफॉर्मल फोरम है। और किसका है ये, आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का है, क्योंकि वही तो आपका फाइनेंस की उनको जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज के लिए, और आपका ग्लोबल ट्रेड में उनको काम पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने फॉरम बनाया। मेंबर्स हैं सामने आपको दिख रहे हैं G7 में, आपका देखिए एक तो मेन चीज़ आपको याद रखना है कि यूएस जो है, यूएस के ऊपर है कनाडा, ये इसका मेंबर है। फिर यहाँ पे देखिए जर्मनी, जर्मनी के पास में है फ्रांस, फ्रांस के नीचे है इटली, और इसके ऊपर है यूके। तो ये 4 मेंबर तो यहीं पे हो जाते हैं, 2 मेंबर यहाँ पे हो जाते हैं, 6 हो गया। तो फिर बचा कौन, एक जो है आपका जापान, तो इसको जापान को आप यहाँ पे रख लो, चाहे पास में रख लो, तो ये आपको जापान यहाँ ठीक रहेगा कि हम वर्ल्ड का जो मैप है इसी तरह से देखते हैं, तो जापान इसका मेंबर है। अब यदि इसमें एक मेंबर रशिया और जोड़ दे तो G8 हो जाए, जो कि अब G8 मेंबर काम कर ही नहीं रहा है, फोर्स जो आपका ग्रुप है जो, तो आपको G7 याद रखना है। G20 में फिर आपको यहाँ पे कौन है, मैक्सिको जुड़ जाएगा, फिर मैक्सिको के साथ में आपका अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, वो जुड़ जाएगा। फिर इसके साथ में कौन जुड़ेगा, यहाँ पे जापान के साथ में चाइना, जापान के साथ में रशिया आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में आपका इंडिया है। तो ऐसे ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ में आपका इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया 3 हो गया, फिर सऊदी अरब, और इसके साथ में आपका टर्की है और आपका साउथ अफ्रीका है। तो ऐसे 3-3 के सेट बनाएंगे, तो आप साउथ कोरिया को, चाइना और जापान को जोड़ के 3 इधर के सेट बनेंगे। तो इस तरह से आपके 20 मेंबर्स हो जाते हैं। G20 में मेंबर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर आएगा तो आप वहाँ पे एज ए ग्रुपिंग के फॉर्म में कंट्रीज़ को लिख सकते हैं कि जो आपका कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर है। तो मिडिल ईस्ट में आपको सऊदी अरब याद आएगा कि सऊदी अरब यहाँ पे देखिए मेंबर है, तो यहाँ आपको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉइंट को, सऊदी अरब को वहाँ पे रख के। तो सऊदी अरब है, तुर्की जो है इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि तुर्की में भी आपका अर्थक्वेक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं G20 में भी आपका जो है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर बातें हो रही हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है जिसमें आपका एजेंडा सेट करने का काम जो कंट्री में ये समिट होती है वो उनका ये काम होता है मेनली। तो इन्वायरमेंट पे काफ़ी इसमें काम हो रहा है, तो वहाँ पे डिजास्टर वगैरह पे भी चीज़ें बन सकती हैं। तो वहाँ पे ये 2 मालूम होना चाहिए, आपका मिडिल ईस्ट से और आपका जो है ईस्टर्न एशिया से। तो तुर्की और सऊदी अरेबिया याद रखें, अफ्रीका में याद रखें आपका साउथ अफ्रीका, बाकी इसके अलावा और कोई कंट्री यहाँ पे नहीं है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक ग्रुप और याद रखना है, यूरोपियन यूनियन, ये आपको यहाँ से याद रखना है G20 के मेंबर से। G7 आपको मैंने ये बता ही दिया क्या था, ये इंडस्ट्रियल आपका फॉर नेशन का इनफॉर्मल फॉरम था, फाइनेंशियल सिस्टम का इंटरनेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए ये डोमिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, रिलीवेंस क्या है G7 का करंट जियोपॉलिटिक्स में, तो ये आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक पावर हर कोई चाहता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर कोई ग्रुप कंट्री जो है बढ़ाना चाहता है। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस जो है जैसे कि G20 है वो भी एक तरीके से सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस उनका रखते हैं। इसके साथ में ग्लोबल गवर्नेंस को कैटलाइज करने का ये काम करते हैं। तो जब G20 के ऊपर आए तो ये पॉइंट आप ऐड कर लें, कैटलिस्ट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उसके साथ में आपका इकोनॉमिक पावर। तो ये पॉइंट जो है आप G20 में भी डाल सकते हैं, सेम पॉइंट आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट आपका जो एक्शन प्लान जो आया है ये इंडिया ने यहाँ पे रखा है, 10 पॉइंट एक्शन प्लान बाई इंडिया। इसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें बात है। अब यहाँ पे आपको
सेक्टर याद रखना है कि किस सेगमेंट में बात की गई है। तो देखिए सेगमेंट क्या है आपके, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बात की गई है, मिलेट को अडॉप्ट करने की बात की गई है, इसके अलावा हेल्थ केयर को प्रमोट करने की बात की गई है, डिजिटल हेल्थ केयर की बात की गई है। तो डिजिटल हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, इसके साथ में आपका मोबिलिटी टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसके साथ में आपका फूड वेस्टेज जो है इसकी यहाँ पे बात करी है। इसके अलावा आपका जो है नीड ऑफ ग्लोबल साउथ की यहाँ पे बात करी है। अल्टरनेटिव मॉडल जो है फर्टिलाइजर का, इसकी यहाँ पे बात करी है। और ग्लोबल जो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन है इसको डीपॉलिटिसाइज करने की यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा आपका इंक्लूसिव फूड सिस्टम, ऐसा कुछ बनाने की बात की गई ताकि मोस्ट वनरेबल्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इनको आप याद रखिए, आप यहाँ पर रख सकते हैं कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान ऑफ इंडिया जो है इन G7 की मीटिंग में अभी हुआ, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो आप मिलेट डाल सकते हैं कि अडॉप्ट करना है, हेल्थ केयर की बात करी गई है, फूड वेस्ट की बात की गई है और फर्टिलाइजर की, ये 4 चीज़ें बात की गई है। फर्टिलाइजर, फूड, फर्टिलाइजर, मेडिकल और मिलेट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेनली यहाँ पे देख सकते हैं, उनको एज ए वैल्यू एडिशन पॉइंट आप डाल सकते हैं। और ये 4 चीज़ कि ग्लोबल गवर्नेंस को कैटलाइज करेगा, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ये रखेगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये बढ़ाएगा और आपका इकोनॉमिक पावर भी ये बढ़ाएगा। तो ये कोई भी ग्रुप में आप चीज़ें पॉइंट सेम डाल सकते हैं। अब देखिए और क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आपका देखिए जो इंटरेस्ट है ये लोगों के कंट्रीज़ के जो है डाइवर्जेंट हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। इसके साथ में जो ग्लोबल डायनेमिक्स है ये भी चेंज धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसको एड्रेस करने के लिए G20 जैसी जो फॉरम वगैरह है इनका राइज हुआ है एज ए रेस्पॉन्स के फॉर्म में। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन है इनका वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो इनको हिंडर कर देती है ऐसी पॉलिसीज़ को। तो वहाँ पे कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बारे में कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम पॉइंट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया और G7 के लिए इसकी कंसर्न क्या है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है और कंसर्न है। तो अपॉर्चुनिटी देखिए कि G7 को एक्सपेंड करेंगे तो इंडिया मेंबर बन सकता है, ग्लोबल साउथ पे फोकस कर सकते हैं, चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इनका BBB जो है बिल्ड बैक बेटर वाला प्रोग्राम चल रहा है। और यदि हमारे गुड रिलेशंस होंगे G7 के साथ में तो इंडिया की वॉइस जो है वो ग्लोबल लेवल पर सुनी जाएगी। तो इंडिया की वॉइस सुनानी है, चाइना को काउंटर करना है, ग्लोबल साउथ जो है उसमें एज ए क्रूशियल ब्रिज की तरह वहाँ पे काम कर सकता है G7 इकोनॉमीज के साथ में। ठीक है, और इसके साथ में आपका एक्सपेंशन यदि होगा तो इंडिया जो है मेंबर उसका बन सकता है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें ये चीज़ रखनी है। जबकि कंसर्न क्या है, यही है कि यहाँ पे जब मेंबर्स बढ़ेंगे तो उनकी ओपिनियन जो है वो भी डाइवर्जेंस करेगी, वहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो जो इंडिया का जो स्टैंड जो है वो वहाँ पे बदलेगा। तो यूक्रेन का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, रशिया के साथ में फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ भी वहाँ पे मेंटेन देख करके चलनी पड़ेंगी। WTO है, इसको भी यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ जो है, ठीक है, ये रखते हैं G7 के मेंबर WTO के साथ में, तो उनके इश्यूज़ कुछ अलग ही हैं। तो इंडिया को वहाँ पे भी कुछ न कुछ अलग से सोच के चलना पड़ेगा। कमिटमेंट जो है पार्टनरशिप के लिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब में कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो इंडिया को वहाँ पे भी अलग से काम करना पड़ेगा। और आपकी जो इनइफेक्टिवनेस है उसके लिए भी इंडिया को वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव मेजर्स यदि लेने हैं क्योंकि G7 करंटली इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पॉइंट याद रखने हैं। तो ये इसके अलावा और इसमें कुछ देखने की चीज़ ज़रूरत है यहाँ पे नहीं है। अब देखिए आपका ये है, इसमें पॉइंट याद रखना है आपको, ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023-27। अब देखिए कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी जो है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी प्राइमरी प्लेटफॉर्म है ये, किस चीज़ के लिए, ऑपरेशंस को डिजाइन करने के लिए, जो आपको डेवलपमेंट डिलीवर करने के रिजल्ट वहाँ पे देता है कंट्री के लेवल पे। ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट रिजल्ट देने के लिए एज ए प्राइमरी प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो वहाँ पे डिज़ाइन करेगा ऑपरेशंस को कि डेवलपमेंट रिजल्ट वहाँ पे दिए जा सके। तो ये किसका है, आपको ध्यान रखना है, कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगी, स्ट्रेटजीज बनाएंगी और वो ADB के कह सकते हैं ADB जो है उसमें मदद करेगा। तो आप ध्यान रखना है ADB ने लॉन्च किया है नया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी इंडिया के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद होना चाहिए। अब कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी कब से कब के लिए है, तो ये आपका 2023 से 27 के लिए, मतलब ये भी आपका यहाँ पे 5 ईयर हो जाता है। ठीक है, तो 5 ईयर के लिए प्रोग्राम है। और ये ADB की जो स्ट्रेटजी है 2030 के लिए, वहाँ पे इसकी जो 7 ऑपरेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसमें ये वहाँ पे इसको एडवांस करेगा। मतलब ये जो प्रोग्राम है CSP, ये स्ट्रेटजी 2023 है, इसके प्रायोरिटीज़ को वहाँ पे आगे बढ़ाने में ये वर्क करेगा। तो इतना आपको मालूम है इस चीज़ के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना यहाँ पे है। आगे चलते हैं इसमें इसके 3 पिलर्स देख लेना है स्ट्रेटजी के, लेकिन आपको बस मालूम होना चाहिए कि ADB जो है वो वहाँ पे किस चीज़ में काम कर रहा है। इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एनर्जी है, हेल्थ और फाइनेंस है। इन सेक्टर्स में टेक्निकल असिस्टेंस देगा एडीबी। ये आपको देखना है कि इंडिया एडीबी की पार्टनरशिप किस चीज में चल रही है। तो इसका जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, ओवर द ईयर्स इंडिया एडीबी की जो पार्टनरशिप है उसने जो काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है, और एडीबी ने टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस के फील्ड में। और दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसने ट्रेड, सप्लाई चेन और माइक्रो फाइनेंसिंग जो है इंडिया में उसको भी यहाँ पे सहायता दी है एडीबी ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो माइक्रो फाइनेंसिंग की बात है, ट्रेड की बात है, सप्लाई चेन की बात है, तो आपको ध्यान रखना एडीबी को वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसमें चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आप देखने को मिलेंगे। तो वो आपको देखिए, एक तो डिफरेंशियल अप्रोच है, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग अप्रोच यहाँ पे लगाती है। तो इंडिया यहाँ पे जो है डाइवर्स नेशन है, उसकी अलग अलग नीड्स हैं अलग कंट्रीज से, तो वहाँ पे अप्रोच जो है उसकी भी इसे डिफरेंट अप्रोच की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है। तो दूसरा है आपके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी चैलेंज बना हुआ है। एडीबी जो है सपोर्ट करता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी फाइनेंसिंग जो है उसको बूस्ट करने के लिए, जिसमें नॉन सॉवरेन ऑपरेशंस जो है उनकी हेल्प यहाँ पे ली जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे नीड होती है, और अभी तक इसके लिए यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे या तो इंडिया के लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, ये आपका एडीबी जो है ये मनीला में है, हेडक्वार्टर इसका 1966 में एस्टेब्लिश हुआ, 68 मेंबर हैं, और ये आपका जो आपका कह सकते हैं कि एशिया और आपका पैसिफिक रीजन जो है उसके अलावा भी इसमें मेंबर्स हैं, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं यूएस, जापान जो है ये हाईएस्ट शेयर होल्डर है इसमें, जिनका इसमें जो शेयर होल्डिंग जो है 15.6% है, जबकि चाइना इसके बाद में है 6.4, और उसके बाद में आपका इंडिया है 6.3। ठीक है। तो यहाँ पे जो बोरिंग कैटेगरी जो है उसमें चाइना और इंडिया का जो रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शन जो है वो 6.4 और 6.3 है, जबकि यहाँ पे कह सकते हैं कि हाईएस्ट शेयर होल्डिंग दो कंट्री यूएस और जापान आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर वाले इस ग्रुप में, जिसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी था। अब यहाँ पे मेन चीज ध्यान रखना है, इसका काम क्या है। असिस्टेंस देता है मेंबर्स और पार्टनर्स के लिए, किस चीज़ के लिए, कि ये लोन्स प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और सोशल और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसके लिए काम करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो लोन देगा, फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंस देगा। ठीक है। तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी काम करेगा, और इसके साथ में ये चीज़ जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इसके लिए भी काम ये करेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी रिपोर्ट जो है ये आपको जो ध्यान रखनी है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एडीबी से एडीओ याद रख सकते हैं, और ये 2023 के लिए आ चुकी है। इसके साथ में आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट, और आपका अलग है एशिया पैसिफिक 2022 के लिए की इंडिकेटर्स के आए हुए हैं। अब इसमें और आपको जो चीज़ देखनी है वो देखें यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या क्या है। तो देख लीजिए, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट ये चल रहा है। तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अलावा आपका नवाशवा कंटेनर टर्मिनल फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट ये चल रहा है। चेन्नई मेट्रो की जो रेल है उसके इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। असम और साउथ एशिया के लिए जो आपका सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉरिडोर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो असम और साउथ एशिया, इसके अलावा आपका विशाखापट्टनम चेन्नई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नवासावा का कंटेनर टर्मिनल की फाइनेंसिंग, और चेन्नई मेट्रो रेल का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं आपके जो एडीबी के अंदर हैं। ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि दिसंबर 2022 तक, ठीक है, एडीबी जो है उसने 52 बिलियन जो है 605 पब्लिक सेक्टर लोन्स में यहाँ प्रोवाइड किए। इसमें ग्रांट थी, टेक्निकल असिस्टेंट था इंडिया के लिए, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो था वो भी इसमें 8 बिलियन के आसपास इसमें पार्ट था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एडीबी का काम क्या है। यहाँ पे आपको देखा भी, लोन है, टेक्निकल असिस्टेंस है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इतने सारे काम उसने कर रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन की लाइंस आप देख लीजिए, एक पॉइंट फिर अपन ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी के पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए, जो आपका ये जो पूरा प्रोग्राम जो है, स्ट्रेटजी जो है, ये इंडिया के लिए और इंडिया के साथ की जो नेशंस है, इसका जो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज इंडिया की जो है उनको अचीव करने के लिए 2047 तक ये मदद कर सकता है। तो जब आंसर्स में आपको याद नहीं आए कि कौन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम हो सकता है, तो वहाँ पे याद ये रखते हैं कि इंडिया के जो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज जो है जो 2047 तक अचीव करनी है, उसके साथ में ये अलाइन हो सकता है। ये आपको वहाँ पे ऐड कर देना। इसके साथ में क्या करेगा, ये लेवरेज करेगा इंडिया की यूनिक पोजीशन को
जिससे आपका जो रीजनल कॉपरेशन है उसको और गहरा कर सकते हैं और डीपन कर सकते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन वाला वर्ड याद रख सकते हैं, फिर आपका जो कॉपरेशन जो है उसको और डीप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपका जो है जो अलाइन कर सकते हैं, जो सीपीएस है ऐसे कोई और या इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, तो उनको अलाइन कर सकते हैं इंडिया की प्रायोरिटीज़ जो है उनके साथ में, इंडिया की प्रायोरिटीज़ के साथ में। तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतना सा इसमें देखना है। एक पॉइंट और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दे रखा है कि 3 पिलर्स हैं इस स्ट्रेटजी के। वो 3 पिलर्स क्या क्या है, तो देखिए पहला तो है आपका कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये करना है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, फिर जॉब क्रिएट हो पाएगा। इसके अलावा आपका प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ। तो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे 2023 मतलब 2020 के लिए 2022 के लिए जो आया था अभी बजट के टाइम पे, तो वहाँ पे भी ग्रीन ग्रोथ नाम से एक चैप्टर था। तो वहाँ पे आपको मिस्ट्री प्रोग्राम था, इसके अलावा वेस्ट वेल्थ प्रोग्राम गोवर्धन स्कीम के अंदर था। वहाँ पे आपका ग्रीन क्रेडिट फैसिलिटी इनिशिएटिव जैसी काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो ग्रीन ग्रोथ के नाम से ही थी। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखें, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ यहाँ पे प्रमोट करने की बात की गई है इस 3 पिलर्स के अंदर। क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे क्लीन एनर्जी के लिए ट्रांजिशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी का यहाँ पे बढ़ाएंगे रोल, और क्लाइमेट प्रूफिंग जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वो जरूरी है। तो क्लाइमेट प्रूफिंग वर्ड याद रखें, बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा वर्ड है, ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग के टाइम पे ध्यान रखने लायक वर्ड है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ही आपका है क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ। ये पॉइंट आपको थोड़े से याद रखने हैं। फिर आपका यहाँ पे है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अर्बन स्किलिंग नेक्सस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट क्रिमिनल नेक्सस जो होता है, ऐसे यहाँ पे याद रखें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अर्बन स्किलिंग नेक्सस, इसको याद रखें। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और को सपोर्ट किया जा सकता है और स्ट्रेंथन किया जा सकता है इस नेक्सस को। तो कुछ नेक्सस बुरे होते हैं ये, तो इसके साथ में ऐसे जो नेक्सस है या अच्छे भी कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और आपका अर्बन स्किलिंग के जो नेक्सस है इसको स्ट्रेंथन करने का काम। एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना एक बेसिक टर्म हो जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए, और साथ में गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना काफ़ी जरूरी हो जाता है, उसको कैपिटलाइज करना भी काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो इससे आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, और आपके साथ में इसके साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ भी वहाँ पे होगी। और ये आपको जो देखा डीपन सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस जो है, तो उसमें क्या है, एक तो लाइफ साइकिल अप्रोच जो है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में यूज की जा सकती है। इसके साथ में बेसिक अर्बन सर्विसेज जो है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसके साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, जिसमें हम मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन जैसे टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, या फिर इम्प्रूव्ड इनपुट है उनको अच्छे से उसको ठीक से यूज करें, और क्लीन प्लांटिंग मटेरियल्स हैं उनको भी एज ए इम्प्रूव्ड इनपुट की तरह यहाँ पे यूजमेल है, और इरिगेशन की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव इंक्रीज करने के तरीके हुए इरिगेशन जो मॉडर्नाइज है, दूसरा इम्प्रूव्ड इनपुट जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे करना है, जैसे कि क्लीन प्लांटिंग मटेरियल। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखनी है कि किस तरह से जो है इस स्ट्रेटजी के यहाँ पे हो सकते हैं काम, किस तरह से वर्क कर सकती है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रीन ग्रोथ के लिए, प्रमोट करने के लिए, और सोशो इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस को और बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रख के आप एडीबी वाला जो एंगल है वो अपने आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखनी थी। वेस्ट एशिया वाली जो चीज़ है कि सऊदी अरेबिया ने अभी होस्ट किया है स्पेशल मीटिंग एनएसएस की, जो इंडिया के, यूएस और यूएई के थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या इसमें चल रहा था। तो ये मिडिल ईस्ट जो वाला नेशंस जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ से देख लीजिए। जैसे ये है आपका, ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे आपका यूएई है, इंडिया यहाँ पे आपको मालूम है, और यूएस आपको इस साइड में मिलेगा। तो यहाँ से आपको ऐसे नॉर्मल सा मैप बना के आप वहाँ पे रिप्रेजेंट उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वाड जो वेस्ट एशिया में बात की जाती है वो आपका फर्स्ट क्वाड जो था वो क्वाड तो था ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, और ये सेकंड क्वाड जो है वो है आपका I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और आपका यूएस है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपका वेस्ट एशिया वाला क्वाड है, और फर्स्ट क्वाड आपका जो था वो आपका ईस्ट एशिया और आपका जो पैसिफिक के आसपास की जो कंट्री जैसे जापान है, आपका जापान है, इसके साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है, पैसिफिक में आपका यूएस है और आपका इंडिया है, तो ये मेंबर थे। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कैसे देख सकते हैं हम, एज ए सक्सेस ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी तो चल ही रही है,
तो इंडिया की आपकी लुक वेस्ट पॉलिसी है, इसकी सक्सेस के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी एनएसएस की मीटिंग हुई है तो ये आपका सक्सेस ही है एक तरीके से, कि जब आपके सऊदी अरब जैसी कंट्रीज जो है यहाँ पे कॉपरेट कर रही हैं सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। और उसके साथ में साउथ एशिया से कनेक्ट करने के बाद में मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, इनकी कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं। यूएस वगैरह जो वहाँ पे इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी को वहाँ पे प्रमोट कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक्स में मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस है कि हमारे जो रिश्ते हैं, टाइज जो है मजबूत होंगे और हमारी जो ग्लोबल पोजीशन है वो वहाँ पे स्ट्रेंथन होगी। इसके साथ में पीस और सिक्योरिटी है वो यहाँ पे मेंटेन हो सकती है। और एक जो चीज़ यहाँ पे जो है लास्ट, वो है आपका मार्केट में एक्सेस बढ़ेगा। एक्सेस किस चीज़ का बढ़ेगा? आपका जो पेट्रोलियम मार्केट है उसमें एक्सेस बढ़ेगा, एनर्जी वाला मार्केट उसमें यहाँ पे एक्सेस बढ़ेगा, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगा। इसके अलावा आपका स्ट्रेटेजिक मार्केट जो उसमें भी आपका एक्सेस है वो फैसिलिटेट हो पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, उससे आपका जॉब क्रिएशन लास्ट में अल्टीमेटली होना ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, ये पॉइंट जो है काउंटरिंग चाइना, ये आप लगभग हर ग्रुप के साथ में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसी डिप्लोमेटिक जो टाइज है उनको बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। इश्यूज़ क्या है इसमें कि देखो अभी एनएसएस की टॉक हुई है तो इसमें क्लैरिटी काफ़ी रहती है कि स्ट्रेटजी गोल इन ग्रुप्स के क्या क्या है, इनकी हमारे पास में कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसके साथ में जो काम जो हम कर रहे हैं उनका भी कोई यहाँ पे किस स्टेज में है उसका कोई मालूम यहाँ पे अभी नहीं चलता है। तो क्लैरिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो ऐसे एक्चुअली जिस ग्रुप्स का नया फॉर्मेशन है, नए ग्रुप्स हैं या फिर ग्रुप्स तो पुराने हैं लेकिन वर्क ठीक से नहीं कर रहे, वहाँ पे क्लैरिटी वाला आप डायमेंशन डाल सकते हैं। इसके साथ में आपका एसिमेट्री जो है मेंबर्स के बीच में उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। कॉपरेशन की चैलेंजेस रहते हैं, कॉपरेशन नहीं हो पाता ठीक से, और आपका स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जैसी चैलेंजेस यहाँ पे रहते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ में, ठीक है। और आपका इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो है वेस्ट एशिया में वो पहले से ही चलते आ रहे हैं, तो उनके खुद के चैलेंजेस हैं वो, और कंट्रीज के साथ में पीस मेकिंग जैसी जो उनको फिर बाद में नीड होती है चीज़ों की, जिसमें चाइना जो है अभी जिसने यूएई और यूएसए के सऊदी अरब के साथ में वहाँ पे पीस टॉक करवाया था, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए। इसके साथ में आपका ये मालूम होना चाहिए कि वेस्ट एशिया जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिसोर्सेज है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व यहीं पे ही है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट आपका जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी अरामको जो है वो भी सऊदी अरब में ही है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से आपका रेड सी वगैरह है उधर से जाता है, नेशंस जो है उधर से जाते हैं, तो स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है यूरोप के बीच में, अफ्रीका और एशिया के बीच में, ठीक है। और इसके साथ में आपका कन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी इस रीजन में चलता ही रहता है। काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रहते हैं, जैसे इसराइल पैलेस्टीन वाला कन्फ्लिक्ट है, सीरिया वाला कन्फ्लिक्ट है, इसराइल वाला आप एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपका ईरान और इसके नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ में कन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलते ही मिलते हैं, जिससे स्टेबिलिटी इंपैक्ट होती है, ग्लोबल इंप्लीकेशन इसके देखने को मिलते हैं, रीजनल भी इंप्लीकेशन उसको देखने को मिलते हैं कि उसके जो कंट्रीज हैं उनको उनके जो सिटीजन्स हैं उनको फिर वहाँ से फ्ली करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दूसरी जगह उनको वहाँ पे कह सकते हैं कि शरण लेनी पड़ती है। और इसके अलावा क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है उनमें हाइक देखने को मिलता है, तो उससे आपका जो ग्लोबल कह सकते हैं कि फ्यूल मार्केट जो है, पेट्रोलियम मार्केट जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि चेंजेस जो है देखने को वहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ में इस जगह का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि आपका जो मेजर वर्ल्ड के रिलीजन्स है जैसे कि जूडिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उनका सबका यहाँ से ओरिजिन हुआ। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहाँ से मेनली मालूम होगा, पहले से ज़्यादा करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। और इकोनॉमिक और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, जैसे कि जीसीसी जिसे बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसकी कंट्रीज इसी गल्फ के अराउंड ही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपकी जीसीसी की मेंबर है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें मेंबर है। तो वो काम क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो जो बाहर की कंट्रीज जो है वहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, और दूसरा यहाँ पे प्रमोट करेगा बिजनेस पार्टनरशिप के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ सकता है, और बिजनेस पार्टनरशिप वहाँ पे प्रमोट हो सकती है। तो ये एंगल आपको याद रखना है, एनर्जी वाला एंगल, दूसरा जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन वाला, तीसरा कन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर आपका रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस, और फिफ्थ आपका इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो ये पॉइंट आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये I2U2 वाला जो यहाँ पे ग्रुप है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं I2U2 का पूछा है 2022 में, ये क्वेश्चन आपसे पुट किया था मेंस में GS2 में, कि I2U2 के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन गया था कि उसका जो है वर्ल्ड का पोजीशन जो है उसमें जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें I2U2 का पोजीशन क्या है, इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन था। तो I2U2 जो थे
फर्स्ट मेंशन अक्टूबर 2021 में हुआ। अब जो आपकी जो अब्राहम अकॉर्ड थी, ठीक है, उसको इसने फॉलो किया, मतलब इसके बाद में आपकी अब्राहम अकॉर्ड हुई। और मतलब ITU2 जो है पहली बार मेंशन हुआ अक्टूबर 2021 में, और इसके बाद में आपका अब्राहम अकॉर्ड हुआ इसराइल और UAE के बीच में, जिसमें आपका जो इश्यूज़ हैं उनको काफ़ी यहाँ पे डील किया गया, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए था, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, और आपका ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 3 चीज़ याद रखें, आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी, दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन 3 चीज़ों के लिए यहाँ पे इश्यूज जो है उनको डील किया गया। अब्राहम अकॉर्ड यहाँ पे की गई इसराइल और UAE के बीच में, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये क्या है, आपका इंटरनेशनल फोरम है। क्या करते हैं इस पर, कॉमन एरियाज में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट है हमारे, उनको ठीक किया जाता है, उसमें डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, उसको स्ट्रेंथन यहाँ पे किया जाता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका जेनेसिस हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, और कॉपरेशन के एरियाज क्या क्या होंगे आप देख लिए। इसके 6 कॉपरेशन के एरिया है, कौन कौन सा है, वाटर है, यहाँ से देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट है, और आपका सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी होगा, वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन फिर से आ गया, स्पेस आ जाएगा तो स्पेस की सिक्योरिटी आ जाएगी, हेल्थ है, और आपका फूड सिक्योरिटी है। तो आपके 6 एरियाज है। यहाँ पे आप नॉर्मली इसको रख सकते हैं, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरा, इसका काम क्या है, एक और याद रखें कि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल जो है उसको मोबिलाइज करने का यहाँ पे इंटेंट रखा गया है, और जिसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करने की यहाँ पे एक्सपर्टीज है, तो उसको शेयर किया जाए। लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज को यहाँ पे बनाया जाए इंडस्ट्रीज के लिए। इसके साथ में पब्लिक हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, और डेवलपमेंट जो है क्रिटिकल इमर्जिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, उनको, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना यहाँ पे मेन काम है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कॉपरेशन किन किन चीज़ में I2U2 कर सकता है। और ये सेम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं, हेल्थ वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्रिटिकल इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के लिए, साथ में कोई डेवलपमेंट पाथवेज है लो कार्बन वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पे चल सकती हैं। तो ये आपको मेनली यहाँ से I2U2 के बारे में देखने को मिला अक्टूबर 2022 में। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड हुआ इसराइल और UAE के बीच में, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन चीज़ों पे। और इसकी 6 आगे आपको देखने को मिले कॉपरेशन के एरिया, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखने को चीज़ मिली थी। वे फॉरवर्ड में वही है, बायलेटरल कंसर्न को हम एड्रेस कर सकते हैं, कॉपरेशन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, और पीस को मेंटेन कर सकते हो। तो मेंटेन पीस, डेवलपमेंट, कॉपरेशन और आपका बायलेटरल कंसर्न, ये आपको मेन चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी थी। लास्ट है आपका इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बारे में। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कौन कौन से थ्रेट में है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये मेनली आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए कि इसके लिए एक फोरम है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, जिसको बोलते हैं FIPIC, FIPIC। कब बनी, 2014 में लॉन्च हुई। और ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, 14 आपके आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें ये आप नाम याद रखें, कुक, इसमें आप देखिए कम से कम 4 आइलैंड के नाम आप रट लीजिए अच्छे से। आपको ये 100% श्योरली इन्वायरमेंट के फैक्टर में कहीं ना कहीं पुट करने के लिए काम आएंगे। कुक है, फिजी आइलैंड है, किरिबिती आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया है, नौरू है, नीयू है, पलाओ, पपुआ न्यूगिनी है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड है, टोंगा, तुवालू और वनुआतू। अब देखिए आपका जो ये ना तुवालू, वनुआतू, यहाँ पे मैप आपको सामने दिख रहा है, ये आपका कुक आइलैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका है पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और मेलेनेशिया है। तो माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ठीक है। तो ये सब कंट्रीज हैं आपके। फिर आपका पपुआ न्यूगिनी हो गया, तो ये सब इसमें कंट्रीज हैं, ठीक है। वनुआतू ये रहा। तो ये मैप आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीज के आप नाम याद रखिए बस, इसमें आइलैंड कंट्रीज के जिसको आपको याद रखना है, एक तो टोंगा, तुवालू, वानातू और आपका सोलोमन आइलैंड, ठीक है। कुक आइलैंड आपको याद रह जाए तो आपको आप याद रख लें, तो कुक के साथ में कुक, फिजी, किरिबिती, मार्शल, ठीक है। तो कुक, फिजी, मार्शल, किरिबिती, ऐसे इसको आप कम से कम 4 या 5 आइलैंड आप याद रखें, जिसमें आप इन्वायरमेंट या फिर डिजास्टर है या फिर आप क्लाइमेट चेंज है, सी लेवल राइज है, वहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपके आइलैंड कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन के, और वो थ्रेट पे है, आपका कह सकते हैं कि सबमर्जेंस की कंडीशन पे है। तो ये आप वहाँ से बेहतर आंसर यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपको पहले नाम तो याद होना चाहिए उनका, तब तो आप डाल पाएंगे। इसके साथ में पैसिफिक आइलैंड जो है उसमें 3 मेजर ग्रुप है, आपको मैंने बता दिया, मेरीनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। तो ये माइक्रो है, पॉलिनेशिया है, आपका ये मेरीनेशिया है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें मालूम होना चाहिए था। इसके अलावा आप देखिए फोरम जो हुआ आइलैंड आपका इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन, जिसको पिपिक है, इसकी समिट जो है पोर्ट मोर्सबी, जो आपका पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है, वहाँ पे हुई। क्या इसमें हुआ, तो ये क्या है एक्चुअली ध्यान रखना, ये आपका जो फोरम है ये आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है उसका मैनिफेस्टेशन है। ये आप एक तरीके से इसको पॉइंट याद रखें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया पैसिफिक पॉलिसी जो है उसका मैनिफेस्टेशन ही आपका
FIPIC, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। तो हम इंडिया जो है पैसिफिक आइलैंड की जो नेशंस उनके साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं। अब उसमें बात करेंगे किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो एक ईस्ट पॉलिसी का वो पार्ट है। और किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो हाँ देखिए आप यहाँ पे आएगा आपका सिग्निफिकेंस में कि यहाँ पे देखिए ये रहा कि एक तो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इनका। कैसे कि सी लेन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो क्रिटिकल है इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए। इसके साथ में आपका पैसिफिक आइलैंड जो है वो आपके जो है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के जो है सेंटर में है पैसिफिक आइलैंड, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इसमें ये हेल्प करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक इनकी लोकेशन है। इकोनॉमिक जो है उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वो रिच हैं, एक्सक्लूसिव EEZ में उनके जो EEZ जो है उसमें ये रिसोर्स रिच रीजन में है। और रीजनल और ग्लोबल एंगेजमेंट इनसे रखना इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। कल्चरल टाइज जो है जैसे कि फिजी है, यहाँ पे हमारे बॉन्डेड लेबर पहले गए थे, ब्रिटिशर्स लेके गए थे वहाँ पे। पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारा इंडियन कल्चर हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, ये वहाँ तक फैला हुआ है, कंट्रीब्यूट करते हैं प्रमोट करने में हमारी कल्चर को, लैंग्वेज को, एजुकेशन को और ट्रेड को। चार चीज़ें, कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, ट्रेड। तो दो कंट्री याद रखें, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इनको तो कल्चरल टाइज में याद रखें। फिर तुवालू, वानातू, आपका कुक आइलैंड, और आपका ये यहाँ पे जो है टोंगा, ठीक है, इनको आप याद रखें जो कंट्रीज़ को ज़्यादा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो फिजी, किरिबिती वगैरह ये है। और फिजी, पापुआ न्यू गिनी आप याद रखें, यहाँ से जो इंडियन जो डायस्पोरा कह सकते हैं वहाँ पे है। फिर स्ट्रेटजी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक, क्योंकि EEZ में ये इनका जो EEZ जो है वो रिसोर्स रिच है, तो इसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और कितना है कितना नहीं है उसको जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे रखने की। रीजनल ग्लोबल एंगेजमेंट जो है हम यहाँ से रखेंगे तो इंडिया जो है स्ट्रेंथन कर सकता है अलायंसेस का नेटवर्क, ठीक है, और पार्टनरशिप यहाँ पे बढ़ा सकता है। लेकिन अब चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि अदर कंट्रीज भी तो यहाँ पे अपनी कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं ना, तो उनसे हमारा कंपटीशन है ग्लोबल पावर से, क्योंकि वो भी यहाँ पे कर रही हैं, जैसे जापान है, चाइना है, US, रशिया है, वो भी अपना यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तो इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना इज चैलेंजिंग फॉर इंडिया। दूसरा, हमारे जो ट्रेड पोटेंशियल जो है हम वो अनयूटिलाइज है, ठीक है, हम वहाँ पे हमारा ट्रेड पोटेंशियल बेहतर बना सकते हैं, ट्रेड को और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमने उसको ठीक से यूटिलाइज किया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि टोटल एनुअल ट्रेड जो है हमारा वो सिर्फ 300 मिलियन का है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में, जो ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो ट्रेड पोटेंशियल वाला जो है ना, डेवलपिंग कंट्रीज जो है या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज है उनके साथ में ट्रेड पोटेंशियल हमारा बेहतर हो सकता है, और उसको अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज हम कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका बेहतर हो जाता है, क्योंकि एक तो कंपटीशन, दूसरा अनयूटिलाइज पोटेंशियल ऑफ ट्रेड। फिर इसमें कि आपका जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसमें आपका ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें एम्फेसिस की यहाँ पे कह सकते हैं कि चैलेंज बना हुआ अभी तक, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है फोकस किस पे करती है, इंडियन ओशन रीजन पे, ठीक है, और आपका जो है पैसिफिक रीजन पे। तो इसमें और सारे काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसी पे आप एम्फेसिस है, नया इसमें कोई डायमेंशन है नहीं, नई चीज़ें वहाँ पे ऐड नहीं की जा रही हैं। और इसके साथ में आपका लिमिटेड एंगेजमेंट है ऐसे रीजन में। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी तो काफ़ी है पैसिफिक ओशन की, यहाँ से फिजिकल कनेक्टिविटी में चैलेंजेस है वहाँ जाने के, और रेगुलर एंगेजमेंट वहाँ पे नहीं बन पाती है। इसके साथ में पीपल टू पीपल जो आपका जो कॉन्टैक्ट जो है हमारा वेस्ट और ईस्ट जो है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे हमारा कम फोकस रहता है यहाँ के लोगों से कनेक्ट रखने में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का। डिस्टेंस भी काफ़ी है, एंगेजमेंट लिमिटेड है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी पे अभी एम्फेसिस चल रहा है फॉरेन पॉलिसी का, ट्रेड पोटेंशियल अभी अंडर यूटिलाइज है, और आपका कंपटीशन है अदर पावर से। उसमें एग्जाम्पल याद रखिए, चाइना, जापान और US और रशिया। फिर इसके साथ में फिजी और आपका जो पापुआ न्यू गिनी में आपका इंडियन डायस्पोरा की बात आप कर सकते हैं। कल्चर, ट्रेड जो है आपका वहाँ पे हमने बात करी, उन चीज़ों को भी वहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़ाने में हेल्प मिलती है, प्रमोट करने में हेल्प मिलती है, एजुकेशन, ट्रेड, लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में क्या होगा, तो देखिए अब जब डिस्टेंस है, एंगेजमेंट नहीं है, लिमिटेड है, तो आप हाई लेवल एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, फिर हाई लेवल विजिट भी वहाँ पे करेंगे। इसके साथ में आपका क्या है, हमारे जो लीडर्स वहाँ जाएंगे तो आइडिया एक्सचेंज करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदल सकती हैं। फिर डेवलपमेंट असिस्टेंस हम यदि वहाँ पे दें, इनहेंस करें हमारी यदि डेवलपमेंट असिस्टेंस को, तो जो चीज़ें हैं इस कंट्रीज़ के साथ में हमारे, जैसे कि ग्रांट है, कंसेशनल लोन है, टेक्निकल कॉपरेशन है, तो हमारे रिलेशंस बेहतर वहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि उनको क्लाइमेट चेंज से काफ़ी परेशानी है, तो क्लाइमेट रेजिलियंस, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प बनाने में हम हेल्प करें, या फिर हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके साथ में शेयर करें, उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है उनको प्रोवाइड करें, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनमें हम सपोर्ट करें, तो उनकी जो एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं।
और वो क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बना सकते हैं और हम कोलैबोरेट उनके साथ में कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे कैसे एंगेजमेंट बढ़ाओ, डेवलपमेंट में असिस्टेंस करो उनके लिए, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, कल्चरल हमारे एक्सचेंज है उनको और बढ़ाओ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाओ, और हमारी जो आपस की समझ है उसको बेहतर करने की वहाँ पे भी जरूरत है। इसके साथ में आपकी कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये भी बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकें। किस चीज़ में है? पोर्ट में है, एयरपोर्ट में है, रोड्स है, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ में वो बेहतर वहाँ पे हो सके। तो आपको याद रखना है मेन चीज़, हम जिसकी पूरे टॉपिक की बात की वो है आपका फिपिक फोरम है, इंडिया और आपका जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज उनके साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिजी, किरिबाती, वनातू और वनुआतू, ये कंट्रीज आपको किरिबाती वगैरह याद रखना है। इसके साथ में आपको फिजी और न्यू पैपुआ गिनी को याद रखना है। ट्रेड, डिस्टेंस है, इश्यूज है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पॉइंट आपको आउटलाइन आपसे कर लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट न्यूज़ जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट न्यूज़ का सिर्फ हमें आइडिया लेना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई है, ठीक है। तो इंडियो पैसिफिक जो है यहाँ पे देखिए इसका काम क्या है, ये यूनाइट करता है पैसिफिक को इंडियन ओशन से, जिसमें आपका सराउंडिंग लैंड मास जो है वो एक इंटीग्रेटेड जो पोलिटिकल थिएटर यहाँ पे बनाता है। जैसे कि आपका जो ये रीजन जो है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, ये आपका जो कह सकते हैं कि आइलैंड नेशन जो है फिलीपींस वगैरह ये है, ठीक है, इंडोनेशिया है, इसके बाद न्यू पापुआ गिनी है, ये आपका इंडिया है यहाँ पे। तो ये जो है पूरा रीजन जो है ये आपको एज ए इंटीग्रेटेड जियो पॉलिटिकल थिएटर के फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करता है लैंड मास इसके आसपास के रीजन में, ठीक है। तो ये इंडो पैसिफिक एक दोनों को कंबाइंड फॉर्म है, पैसिफिक ओशन और आपका इंडियन ओशन का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका मालूम होना चाहिए। तो इंडो पैसिफिक की रिलीवेंस क्या है कि इंडिया का ट्रेड जो है वो 50% के आसपास सेंटर्ड है इंडो पैसिफिक में ही, इस रीजन में ही, और इंडियन ओशन जो है वो कैरी करता है 90% इंडिया के ट्रेड का और इसकी एनर्जी का। तो हमारा ट्रेड है उसका 90% तो इंडियन ओशन से जाता है, जबकि इंडो पैसिफिक से हमारा 50% जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि इंडिया का ट्रेड कितना इनसे चलता है, आधा तो चलता है इंडो पैसिफिक से और 90% चलता है इंडिया से। इंडिया का ट्रेड जो एनर्जी जो है वो इंडियन ओशन से, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये काम आएगा इंडो पैसिफिक की जब बात आएगी। जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ये भी न्यूज में था। तो इंडो पैसिफिक के बारे में मालूम तो हो कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। तो आपका ये यूनाइट करने वाला रीजन है पैसिफिक इंडियन ओशन को, और इसमें आपका लैंड मास है, इसके सराउंडिंग वहाँ पे इंटीग्रेटेड जियो पॉलिटिकल थिएटर वहाँ पे एज ए फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। 50% ट्रेड होता है, 90% इंडिया का ट्रेड इंडियन ओशन से होता है, 50% इंडिया का ट्रेड इंडो पैसिफिक से होता है। इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं यहाँ पे, चाइना डोमिनेट करता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इनको यहाँ पे एनहेंस करने की जरूरत है, कॉपरेशन बढ़ाने की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंटरेस्ट है इंडिया के, कि जैसे कि मैरीन पॉल्यूशन उसको कॉम्बैट करना इंडिया का चैलेंज बना हुआ है, इलीगल आपका जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करना है, वो भी यहाँ पे इश्यू बना हुआ है। तो ये सारे अदर इंटरेस्ट है इंडिया के जो बेहतर होने चाहिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पॉल्यूशन, इलीगल ट्रेड, ये सारी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए ये ध्यान रखें। इंडो पैसिफिक विंग आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बनाएगी 2019 में, ठीक है। इसके साथ में 2020 में हमने ओसेनिया डिवीजन बनाया, ये भी आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाया 2020 में, ये ध्यान रखना। पहले बनाई इंडो पैसिफिक विंग IP विंग, दूसरा फिर ओसेनिया डिवीजन बनाया, फिर हमने FOIP जिसे बोलते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये आइडिया लाए और फोरम बनाई जिसे हम बोलते हैं सागर, जो 2015 में थी, ये चली आ रही थी। इसके बाद हमने IPOI इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये 2019 में जब आपका इंडो पैसिफिक विंग बनी तभी हमने इंडो पैसिफिक के लिए ओशन इनिशिएटिव भी लेके आए। फिर क्वाड जैसी चीज़ें जो है वो बनती रही, इन्फोसिस उन पाया कि क्वाड पहले ही बन चुका था लेकिन उसको रिवाइव किया, ठीक है, शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि इनिशिएटिव क्या क्या चल रहा है। 2019 का मिनिस्ट्री में IP विंग बनी, 20 में ओशिनिया डिवीजन बना, ठीक है। इसके बाद में आपका आपका जो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आइडिया आया, फोरम बनी बाद में सागर 2015 में, फिर इंडो पैसिफिक ओशन के लिए इनिशिएटिव 2019 से चल रहा है। और क्वाड जैसी चीज़ें जो ग्रुप है इनका एक स्पेशल एम्फेसिस होता है इंडो पैसिफिक के ऊपर ही, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ तक ये चीज़ें आपने यहाँ से कर ली है, ठीक है। इसके बाद की जो शॉर्ट न्यूज़ जो है इसकी यहाँ पे आपको देखना क्या है कि इन चीज़ों के बारे में, इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड है, इसको आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आइसलैंड, लिंकेस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है, इनके साथ में इंडिया पहले ही कर चुका है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ से यही करना है कि 13 जो FTA इंडिया साइन कर रखे हैं उसको आपको ध्यान रखना है किस किस के बीच में चल रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको इंडो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में, EFTA ट्रेड पैक्ट में। आगे देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ये नेटो प्लस है। तो नेटो प्लस कौन, आप देखिए यहाँ पे चाइना की जो चाइना सेलेक्ट कमेटी जो है US हाउस की, उसने रिकमेंड किया है
कि मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका नेटो प्लस का इसका पार्ट इंडिया को बनाया जाएगा। तो अभी काफ़ी न्यूज में ये रहेगा अभी, तो आगे भी अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन होगा, तो वहाँ पे इसको और बात कर लेंगे कि नेटो के बारे में क्या चीज़ें करनी है। तो मेजर नेट नॉन नेटो अलाई जो है आपके 30 मेंबर है, उसमें भी इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है, ना ही आपके नेटो में है। ठीक है, तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे पार्ट नहीं है, यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो अभी तक इसमें कुछ खास यहाँ पे आया नहीं है। कुछ होगा तो नेक्स्ट मंथ की मैगजीन जो है उसमें यहाँ पे आ जाएगा, तब हम इसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर देखिए इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट है, चलता रहता है, इसको आप ध्यान रखें। जियो पॉलिटिकल जब कह सकते हैं कि वेस्ट एशिया में बात करेंगे, मिडिल ईस्ट में बात करेंगे, तो इस एग्जाम्पल को आप रखें कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फिर इसके साथ में आपका एक चीज़ यहाँ पे देखना है, ये देखिए यहाँ पे, हाँ, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट क्या है। अब वर्ल्ड बैंक जो है इसने लॉन्च किया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये किसने किया है ये ध्यान रखना है, बी रेडी, डब्ल्यू बी रेडी, ऐसे याद रख लें इसको, डब्ल्यू बी रेडी, बिजनेस वर्ल्ड बैंक बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या काम है इसका, बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट अप्रोच जो है, यहाँ पे देखिए इसका हाईलाइट कर देता हूँ मैं, बैलेंस्ड एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच टुवर्ड्स इवेल्युएटिंग कंट्रीज बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। अब वर्ल्ड बैंक है तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ इवेल्युएट करता रहेगा, तो उसके लिए एक अप्रोच आई है जो बैलेंस्ड है और ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बेसिक एग्जांपल याद रखना है बिजनेस के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप याद रख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड में इसको याद रख सकते हैं, वहाँ पे ग्लोबल जो आपका कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वहाँ पे भी इसको याद रख सकते हैं, जिसमें आपका डायनेमिक प्राइवेट सेक्टर जो है उसको रेडी करने की बात की गई है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, वर्ल्ड बैंक का है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ठीक है, और किसके लिए है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखना है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। देख रहे ये पॉइंट दे रखे हैं कि बिजनेस एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, मैं आपको पढ़ देता हूँ ये, बाकी आपको यहाँ से याद रखने की कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और देख लीजिए आप एक बार, इसके आगे जो है डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें और फिर इसको रीड कर लें, तो वो काफ़ी यहाँ पे ठीक रहेगा। बाकी इसको ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे है इनोवेटिव फिनांस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, तो इसको बोलते हैं इफ कैप, इनोवेटिव फिनांस फैसिलिटी, इनोवेटिव फिनांस फैसिलिटी IF फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक CAP। अब ये किसकी है, ये ADB की है, ये पॉइंट आना चाहिए। किसके लिए है, ये क्लाइमेट के लिए है। काम क्या है इसका, फाइनेंस फैसिलिटी है, इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी है क्लाइमेट के लिए। कहाँ पे है, एशिया और पैसिफिक में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको सिर्फ एज ए वैल्यू एडिशन पॉइंट याद रखना है कि एशिया और पैसिफिक के लिए जो क्लाइमेट है उसके लिए इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी यूज की जा रही है, ADB के द्वारा अनाउंस की गई है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कई कई लोग होंगे जो यहाँ पे पैसा देंगे, तो मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप होगी यहाँ पे। इसके अलावा ये लैंडमार्क प्रोग्राम है ADB का, तो ये तो सिंपल याद रखना ही रखना है, इसमें कुछ है नहीं। कौन कौन है ये भी आपको यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं है। US वगैरह है, जो कंट्री दे सकती हैं वही यहाँ पे कर पाएंगी, UK US है, जापान है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। इतना आपको यहाँ पे मेन पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए, हुरिकेन, ड्रॉट, हैवी, जो नॉर्मल जो इश्यूज जो है डिजास्टर के, उन सब के लिए ये करेगा। क्लाइमेट के लिए फिनांस की बात है तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है इसका, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है, हम खुद की स्टडीज़ होती हैं, अदर आपका क्लाइमेट GEF है वो भी फैसिलिटी दे रहा है, तो इसके साथ में और सारी चीज़ें जो है तो यहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन अजय बंगा जो है उनका अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो ग्लोबल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इंडियन के जो कह सकते हैं इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ की जो कह सकते हैं कि चेयर जो है उन पे इंडियन लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ओपन होता है, मेरिट बेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो GS4 में आपको ये जो प्रोसेस जो है यूज कर सकते हैं किसी भी जगह जाके, जब यहाँ पे प्रोसेसिंग की ट्रांसपेरेंसी की बात आएगी, ठीक, इलेक्शन की बात आएगी, तो ओपन मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जैसी चीज़ों को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इंडियन अमेरिकन अजय बंगा, इसको बनाया गया। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना, और कुछ यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे बना, कैसे नहीं बना, तो ये सब IBRD IDA बनाया गया। तो इनका प्रेसिडेंट थे वो पहले, प्रेसिडेंट जो है ऑफिशियल चेयर होता है जो इन चीज़ों का IBRD का और IDA का, तो ये अलग चीज़ें हैं, इनको आप यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखें, याद रहता है। तो बाकी एशिया पैसिफिक का जो है इफ कैप जो है इसको जरूर याद रखना है, ADB ने अनाउंस किया है। ठीक है, और काम क्या है इसका आप ध्यान रखना, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका होगा, वो आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मल डिजीज के नाम लिख देंगे जो जो कंट्रीज हेल्प कर रही हैं, तो उसका देखो हुरिकेन है आपका, ड्रॉट है, हीट वेव आप ध्यान रखें, हीट वेव से आपका बिहार जैसी अभी काफ़ी कंडीशंस वहाँ पे हो रही हैं, फ्लड है,
और बलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिली है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सी लेवल राइज से काफ़ी इश्यूज़ जो देखने को मिलेंगे वनरेबल जो है इसके इम्पैक्ट से, क्लाइमेट चेंज से एशिया पैसिफिक में, उनको हेल्प यहाँ से की जाएगी। तो यहाँ पे जो नीड इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग का गैप बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आपको मेनली ध्यान रखना था। इसके साथ में आपको वाशिंगटन डिक्लेरेशन, वाशिंगटन डिक्लेरेशन देखिए क्या है, 17th एनिवर्सरी है यूएस साउथ कोरिया बायलेटरल रिलेशंस की, जिन्होंने वाशिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया था। तो हमारा तो इससे कोई लेन देना है नहीं, यूएस और साउथ कोरिया का है। किसके लिए था? न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए था, न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी के लिए था इस रीजन में। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ कोरिया जो है उसकी पावर को बैलेंस करने के लिए, तो वाशिंगटन डिक्लेरेशन का हमसे कोई रिलेशन नहीं है, इसको पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इस ये बहुत ज़रूरी है, 1951 में ये बना था। और जो है एमी पॉप जो है इसकी फर्स्ट वुमन हेड इसकी बनी है। अभी इसको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ डेटा दे रखा है तो उसको हमें आप देखना है, नहीं इसका कोई डेटा नहीं दे रखा, तो यहाँ से इसकी कोई यूटिलिटी यहाँ से नहीं बनती है। बस ऑर्गेनाइजेशन याद रखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसकी रिपोर्ट याद रखें कि कितने लोग इंडिया के आउट माइग्रेट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पे 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो हुई ये किसके बीच में हुई? ये आपका बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडिया फाउंडेशन जो है इसके बीच में हुई। ये क्या है? इंडिया फाउंडेशन कौन है? आपका दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है, इनके बीच में जॉइंटली ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस करवाई गई जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। काम क्या है? पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए और पार्टनरशिप के लिए। रिजेलियंट पार्टनरशिप किसके लिए? रिजेलियंट फ्यूचर के लिए। ये इसके की बार थीम थी। तो काम भी क्या करेगी? पीस वगैरह के लिए कुछ बातें करेंगे, पार्टनरशिप वाली चीज़ें करेंगे, इतना ही आपका इंडियन ओशन में पीस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की बात यहाँ पे की जाएगी। तो आपका चाहे इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, वो होना चाहिए पीस और स्टेबिलिटी के मेंटेनेंस के साथ में। तो पहली कब हुई, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2 कंट्री के बीच में है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये प्रोवाइड करती है कॉमन प्लेटफॉर्म कंट्रीज को डेलिब्रेट करने के लिए, जैसे कि रीजनल कॉपरेशन जो है आपका सागर जैसा इनिशिएटिव तो है, उनके लिए एक एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म भी ये प्रोवाइड करती है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए था कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अब की बार इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पे कर रहा है। ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं रखना। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी क्या है। हाँ, सिल्क वॉर्म से याद आया, उस स्ट्रेटजी का नाम था पोर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। ठीक है, जो आप ताइवान ने उसको यूज़ किया था। तो ऐसे ही आपका सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी, ये क्या है आपका, ये चाइनीज़ आइडिया है जिसे बोलते हैं सिल्क वॉर्म ईटिंग। ये क्या हुआ है अभी, जो ताइवान का जो इनकर्जन हुआ ताइवान में, चाइना का वहाँ पे देखने को मिला। तो सिल्क वॉर्म ईटिंग क्या है कि आपका कोलेक्वल है, धीरे धीरे जब इंक्रोचमेंट किया जाता है दूसरी कंट्री के ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका सिल्क वॉर्म। जैसे सिल्क में जब कीड़ा लग जाता है धीरे धीरे उसको पूरे को खाली कर देता है, खा जाता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखें, इस पॉइंट याद रखें बस आपका, ग्रेजुअल आपका इंक्रोचमेंट जो है किसी कंट्री के द्वारा, उसको बोलेंगे सिल्क वॉर्म ईटिंग। ठीक है, तो ये बस, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये इतनी चीज़ थी। तो यहाँ से आपको इतना यहाँ पे चल जाएगा, किसने टर्म दिया किसने नहीं दिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बतासी रक्कासी ये वगैरह पॉलिटिशियन है, इन्होंने इसको टर्म को दिया था। हंगेरियन कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने इसको हंगरी में कंप्लीट पावर ग्रैब किया था, ये भी यहाँ पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरी है आपकी सलामी स्लाइसिंग। ये क्या है आपका, डिवाइड एंड कंकर टैक्टिक है, जिसमें आपका डिवाइड एंड रूल वाला था। तो ये रूल में तो वहीं पे रह के रूल करना होता है, जबकि कंकर जो है उसको पूरे को शासन कर लेना है वहाँ पे। ठीक है, रहना अपनी कंट्री में होता है, जबकि रूल वाले में खुद की कंट्री, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ रहे थे तो वो डिवाइड एंड रूल था, ये आपका डिवाइड एंड कंकर टैक्टिक है जिसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो ये कहीं ऐसे वगैरह में कहीं काम आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रीज जो है दूसरे को ओवर पावर करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर लेती। तो चाइनीज़ इक्विवेलेंट जो है वेस्टर्न ओशन का, जैसे वेस्टर्न में चलता है सलामी स्लाइसिंग, तो ऐसे ही चाइना में चलता है सिल्क वॉर्म ईटिंग। तो आई होप आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो कंटेंट है मई मंथ की मैगजीन का कंप्लीट हो चुका है। जो ज़रूरी चीज़ें थी आपने यहाँ से नोट किया, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं हमने खींचा है, 1 घंटे और 30 मिनट के आसपास हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। IR काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं GS2 में, और काफ़ी और जो डायमेंशंस यहाँ से इन्वायरमेंट के लिए देखने को मिली, इफ कैप देखने को मिला, इसके अलावा आपका इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, इंडियन आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है इसके बारे में देखने को मिला। इनकी रिपोर्ट हालांकि अपने को यहाँ से नहीं मिली, आप उसको एक बार सर्च कर लें कि क्या वहाँ पे चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी मैगजीन का सेकंड पार्ट एक दूसरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ही, और आप प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। कोई चीज़ आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे सीताराम_UPSC सीताराम IAS_UPSC, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।